अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं बीटी इंडिया में आईटी डोमेन में काम करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आईसीटी एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे आईसीटी क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, आईसीटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और हम पढ़ेंगे कि शिक्षा में आईसीटी का क्या प्रभाव रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि उसका संचार, और टेक्नोलॉजी यानी कि कोई तकनीक। तो सरल से शब्दों में अगर देखें तो सूचना का संचार कराना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो ये होता है आईसीटी। बहुत ही सरल शब्दों में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं आपको एक सूचना दे रही हूँ। किस बारे में दे रही हूँ? आईसीटी के बारे में। आप उस सूचना को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। अब इस कम्युनिकेशन में ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करी है, ये मैं कैसे कर पा रही हूँ? एक ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजी के द्वारा मैं आप तक ये सूचना पहुँचा पा रही हूँ। तो देखिए, इसकी को कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब आप इस समय साधन क्या है, आप किसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं? अपने घर में टेलीविज़न की मदद से ले पा रहे हैं। तो ये होता है आईसीटी के टूल्स, यानी कि वो साधन जिनके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे साधन आपके घर में हैं। अब जैसे आपका फ़ोन है, आप उससे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, उससे रिसीव भी कर सकते हैं। तो फ़ोन क्या है? एक आईसीटी का टूल है, एक साधन है। ऐसे ही आप मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ये सभी कुछ आईसीटी है। आप जहाँ जाएंगे अपने को आईसीटी से जुड़ा हुआ ही पाएंगे। जो घर में आपके न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, वो क्या है? वो भी तो आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है ना, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? प्रिंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको समझिए कि इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसी टेक्निक के द्वारा। इसी को कहते हैं आईसीटी। चलिए, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा एंशिएंट टाइम्स में चलते हैं, यानी कि पौराणिक ज़माने में चलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अचानक से अभी कम्युनिकेट होनी शुरू हुई है, ठीक है। पहले भी, अब देखिए, अगर हम गुरुकुल के ज़माने की बात करें, ठीक है, तो क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो अपने शिष्यों को इन्फॉर्मेशन कैसे देते थे? मौखिक रूप से देखते थे, क्योंकि और कोई साधन ही नहीं था। वो शिक्षा देते थे और बच्चे उसको ग्रहण करते थे और उसको याद करते थे। ज़्यादातर चीज़ें जो था वो मेमोराइज होता था, याद करना पड़ता था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ये मौखिक रूप से शिक्षा चल रही थी, उसके बाद लेखनी का आविष्कार हो गया, स्याही का आविष्कार हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अब उसी इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन तेज़ हो गया, क्योंकि अब हर चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हम लिख भी सकते हैं। तो देखिए, और उसके बाद जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हम आगे भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ा। अब चलिए, अब मौखिक
और लिखित रूप तो चल रहा था इन्फॉर्मेशन के कम्युनिकेशन में। उसके बाद क्या हुआ, करीब सन 1440 में जर्मनी में गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो देखिए, इससे जो लिखित व्यवस्था थी उसको बहुत ही बढ़ावा मिला। ठीक है ना। अब हर चीज़, अब कोई अपने हाथों से कितना लिख लेगा, वो भी तो एक समस्या है। लेकिन अगर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो अब ये समस्या भी कुछ हद तक सॉल्व हो गई है। तो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन और तेज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन और दूर तक बांटी जाने लग गई। ठीक है ना। तो देखिए कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन के कम्युनिकेशन में विकास हो रहा है। अब प्रिंटिंग मशीन के बाद जो है टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, टेलीग्राफ के बाद जो है टेलीफोन का, उसके बाद रेडियो का, फिर टेलीविज़न का, उसके बाद करीब 1960 में कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर्स के आविष्कार ने इस इन्फॉर्मेशन के कम्युनिकेशन को बहुत ही सशक्त बना दिया। मतलब बहुत ही तीव्र गति से अब इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होने लगा। और उसके बाद करीब 1962 में सैटेलाइट लॉन्च हो गया। तो देखिए इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा तीव्र गति से जो है आगे जाने लगी। तो आप देख रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, कम्युनिकेशन पहले भी था, लेकिन उसके साधन कम थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा तक दूर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया जाने जैसे जुड़ गई है। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, अब इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। चाहे दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा हो, आपको 5-10 मिनट में वो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है इंटरनेट के द्वारा, ये जो नेटवर्क क्रिएट हो चुका है उसके द्वारा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं एवोल्यूशन ऑफ आईसीटी, यानी कि समय के अनुसार, समय के साथ आईसीटी का कैसे कैसे विकास हुआ है। चलिए एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर्स बाय चार्ल्स बैबेज को हाईलाइट किया है। आप इसको समझिए कि कंप्यूटर्स के आगमन से आईसीटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। आईसीटी का सबसे सशक्त साधन कंप्यूटर्स ही माना जाता है। आज आप देखेंगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आपका घर, आपका स्कूल्स, एजुकेशन का कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री या ऑफिसेज, हेल्थ केयर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ना होता हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है आईसीटी का सबसे सशक्त साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इन तीनों शब्दों की परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इंफॉर्मेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस एंड एक्शंस। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ 10 और 15, तो क्या आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? ये 10 और 15 क्या है? ये कुछ भी हो सकता है। क्या ये किसी बच्चे का रोल नंबर है? क्या ये सब्जी है, फ्रूट्स हैं? ये क्या है? ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। ठीक है ना। तो अभी इस 10 और 15 से कोई कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि कक्षा 9 में सेक्शन ए में 10 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं, तो देखिए अब वही डेटा जो है एक इन्फॉर्मेशन बन गया है। इससे आपको एक मैसेज मिल रहा है कि 9th क्लास में सेक्शन ए में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं, 10 लड़के पढ़ते हैं और 15 लड़कियां पढ़ती हैं। तो एटलीस्ट इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि टोटल जो है 25 बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं। तो देखिए, रॉ डेटा को जब कोई मीनिंग मिल जाता है उसी को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। उस इन्फॉर्मेशन से ही जो है कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं या कोई एक्शन लिया जा सकता है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग एनी अदर मीडियम। ठीक है। इट इज़ कन्वेइंग योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इन एनी वर्बल और नॉन वर्बल way
It has 4 essential elements: sender, receiver, message and medium. देखिए अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। कम्युनिकेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर अपने विचारों को पहुँचाना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को पहुँचाना है तो ये हुआ सेंडर, ये हुआ रिसीवर, जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? कोई मैसेज है, तो एक एलिमेंट हो गया मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ, और एक हो गया मीडियम कि किस ज़रिए को मैंने चूज़ किया है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। जैसे अभी जो है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का ज़रिया क्या है? आपका टेलीविज़न है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन, अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। तो सबसे पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? हमारी स्पीच, ठीक है। जब भाषा कभी नहीं शुरू हुई थी तो स्पीच थी। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा बहुत पुरानी जो केव पेंटिंग्स हैं, कभी आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, तो केव्स पे पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। तो साइंस और सिंबल्स भी लोग यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि भाषा तो काफ़ी टाइम बाद आनी शुरू हुई थी, जब ये अल्फ़ाबेट और फोनेटिक्स वगैरह शुरू हुए थे, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब देखिए तीसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ द वे वी अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा, ठीक है। तो अब जैसे आईसीटी में क्या है? हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिसेमिनेट यानी कि उसको आगे भेज सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आईसीटी में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये है टेक्नोलॉजी, यानी कि किस तकनीक से अब आप उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना का प्रसार कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको आगे भेज रहे हैं। चलिए अभी तक हमने जो भी आईसीटी के बारे में पढ़ा है उसके आधार पर आईसीटी की क्या परिभाषा बनती है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाई आईसीटी, यानी आईसीटी की क्या ज़रूरत है। ICT facilitates communication anywhere, anytime and by anyone. It has become easy to communicate worldwide using ICTs and it's cost effective and time saving. मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ICT के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान बहुत ही सुलभ हो गया है, यानी कि आसान हो गया है। अब देखिए कंप्यूटर से बना इंटरनेट और यही ICT का सबसे सशक्त साधन है। अब सपोज करिए आप एक चिट्ठी लिखते हैं और उसको डाक से भेजते हैं, एक ही शहर में उसको 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, और वहीं अगर आप आईसीटी का प्रयोग करते हुए एक ईमेल लिखें तो वो दूसरी तरफ 5 मिनट में पहुंच जाती है। तो इसी से हमें क्लियर होता है कि इससे बहुत ही ज़्यादा समय बचता है और कॉस्ट भी बचती है, यानी कि पैसे भी बचते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा। अब देखिए आईसीटी की मदद से आप इमीडिएटली यानी तुरंत अपने आप को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डेटा चाहिए वो पा सकते हैं। एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा सपोर्ट्स इन प्रेडिक्शंस, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो नॉलेज एक्विजिशन। अब फर्ज करिए आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप google.com पे जाइए और अपना क्वेश्चन लिखिए, तो उससे मिलते जुलते, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं और आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो एक इसका फ़ायदा एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। ICTs can be used to create communication pieces in various forms like text, image, audio, video, multimedia. ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ICT के टूल्स से
आप क्या कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप एक जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो वो क्या है, आपने एक इमेज क्रिएट करी है, फिर आप उसको आगे कहीं भेज सकते हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन इस तरीके के जो हैं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके रिपोर्ट बना सकते हैं और आगे उसको भेज सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि आईसीटी की मदद से आप इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आगे जहाँ पर भी आपको भेजना है भेज सकते हैं। अगला है स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। अब देखिए, आईसीटी हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन रिट्रीविंग द रिक्वायर्ड डेटा। अब आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल ले लीजिए या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ले लीजिए। आप जो भी आप डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको फाइल्स या फोल्डर्स में स्टोर करके रखते हैं। इससे आपको जब वो इन्फॉर्मेशन फिर से चाहिए होती है, आपको जैसे कुछ पढ़ना है या कोई पिक्चर निकालनी है, तो आप उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल्स या फोल्डर्स इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कोई टेक्निक नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आईसीटी की हेल्प से ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स में रख पाना या हार्ड डिस्क में रख पाना, ये सब बहुत आसान हो गया है। फिर है स्कोप फॉर लर्निंग। ICT provides a great opportunity to learn. One can learn anytime, anywhere and at his or her own pace. हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ICT की मदद से हमारी जो लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। अब देखिए, आप ऑडियो से, वीडियो से, किसी भी तरीके से आज की डेट में लर्न कर सकते हैं और कहीं पे भी लर्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ही गति से पढ़ सकते हैं। आपको जब तक वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी गति से सीख सकते हैं। इसके बाद है प्लान एंड मैनेज। Use of ICT tools can help in time management by scheduling the work across devices and using various features like alerts, priorities, highlights. अब देखिए, ICT की मदद से क्या हो सकता है, अगर आपके पास बहुत सारा काम है जो आपको करना है, तो आप अपने काम को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ICT के कुछ टूल्स की हेल्प से आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, ठीक है, आप अपने काम को हाईलाइट कर सकते हैं, कौन सा काम मुझे पहले करना है उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ICT की हमें क्या ज़रूरत है, और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं कि ICT की हमें क्या ज़रूरत है वर्तमान में। अब हम पढ़ते हैं ICT यूजेस इन आवर लाइफ, यानी कि ICT का हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग। तो ICT की मदद से अब हम घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। इसे हम नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम वर्तमान में अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही ये जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ATM है, ये सब भी ICT से ही जुड़े हुए हैं। तो अब क्या है कि लोगों को लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता, कागजी काम भी काफ़ी कम हो गया है, तो बैंकिंग जो है बहुत सुलभ हो गई है। अगला है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में ICT के कारण शिक्षण बहुत प्रभावी बन गया है। इससे क्या है कि अब टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही बहुत सुधार हुआ है। अब क्लासरूम में जो है टीचर ऑडियो, वीडियो और प्रोजेक्टर्स इत्यादि की मदद से मुश्किल टॉपिक्स को भी बच्चों को आसानी से समझा पाते हैं और बच्चों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, वह बोर नहीं होते। ICT की मदद से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। अब बच्चे जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से अच्छे से सीख पाते हैं। साथ में ही अब देखिए ICT की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, मोबाइल्स पे पढ़ सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर YouTube देखते हैं तो उसके अंदर लगभग
हर चीज़ का वीडियो होता है, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से सीख पाते हैं, एनिमेशन से, ऑडियो से, वीडियो से। और क्लासरूम के अलावा भी स्कूल के कई फंक्शंस हैं, जैसे कि एडमिन वर्क, एग्जामिनेशन, प्लानिंग। तो इन सब में भी आईसीटी का काफ़ी योगदान रहता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज़ करिए 500 बच्चे एक एग्ज़ाम में बैठते हैं और किसी को कहा जाए कि आप ज़रा हाथ द्वारा इसका जो है रिज़ल्ट निकाल दीजिए, यानी कि 500 बच्चों में से देखिए कि किसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आए हैं, कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना मुश्किल काम है और इसमें कितना ज़्यादा समय लगेगा, और साथ में ही कोई गारंटी नहीं है कि जो परिणाम निकले वो एकदम सही हो। जबकि यही काम अगर कंप्यूटर के द्वारा किया जाए, जो एक आईसीटी का साधन है, तो ना केवल वो तीव्र गति से होगा बल्कि बहुत एक्यूरेट होगा, उसमें शुद्धता रहेगी, गलती होने के चांस बहुत कम होंगे। अगला है आर्ट। अब देखिए, आर्ट जो है ये होता है कला। तो कला के क्षेत्र में भी आईसीटी ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पे आर्ट का मतलब केवल ड्राइंग नहीं होता। जब हम आर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में आता है आपका जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर। और लिटरेचर में आ जाता है ड्रामा, पोएट्री। और तीसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया। तो अब क्या है कि आईसीटी के कारण ये जो आर्ट का आदान प्रदान है अलग अलग देशों में और अलग अलग शहरों में काफ़ी आसान हो गया। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो अब आप लोग खुद ही अपनी कला को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप में कोई कला है, कोई क्रिएटिविटी है, तो आप उसका वीडियो बना के कभी भी कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला है ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस, ये गवर्नेंस शब्द जो है गवर्नमेंट से मिलता जुलता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है सभी प्रकार के सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जनता तक पहुंचाना। इससे क्या होगा, जनता का समय बचेगा, उनको सरकारी कार्यालय तक के झंझट नहीं होंगे, वहाँ बार बार जाना आना, ये सब समस्याओं से वो बच पाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑनलाइन टैक्स से पेमेंट करना, रेल की टिकट्स बुक करा लेना, अपने कुछ बिल भर लेना। अगला है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। अब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के करीब 60% लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो आईसीटी का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि अब कृषि और उससे संबंधित नई नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे टीवी के माध्यम से, ठीक है, और उनके सारे कृषि संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अभी जो है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या है कि हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य भी ये है कि हर एक वर्ग तक सूचना तकनीक का लाभ मिल सके और इसके उपयोग से किसान जो है कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके, जैसे कि किसानों को मौसम के अनुसार कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस किस्म की उगानी चाहिए, जिससे उनको अधिक से अधिक उपज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कृषि के क्षेत्र के लिए। अगला है पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जनता की सुरक्षा। अब देखिए, आईसीटी की वजह से जो है जो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, तो इनको बहुत सहयोग मिलता है। अब जैसे आप कहीं पे भी देखें कोई दुर्घटना हो गई है, तो आप तुरंत फ़ोन करके 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ऐसे ही सीसीटीवी कैमरास हो गए, जीपीएस हो गया, इन सब से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगला है हेल्थ केयर, यानी कि चिकित्सा शाखा। अब देखिए, चिकित्सा शाखा में क्या होता है, आईसीटी की वजह से अब जो अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि नियुक्ति प्रबंधन होता है, वो बिना हॉस्पिटल जाए ही हो सकता है। फ़ोन पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बिलिंग का काम आसानी से कर सकते हैं हॉस्पिटल वाले।
ईमेल के माध्यम से जो है परिणाम भेज देते हैं। जैसे कि आपने कोई टेस्ट करवाया हॉस्पिटल जाके, तो अब आपको उसका परिणाम पता लगाने के लिए घंटों नहीं बैठना पड़ेगा, आपको ईमेल के द्वारा एक रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो है छोटे छोटी चीज़ों से चिकित्सा कार्य भी काफ़ी आसान हो गया है। अगला है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, जैसे कि शॉपिंग हो गई, फूड ऑर्डर हो गया, ये सब काम भी जो है फ़ोन के द्वारा बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा अब बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो मार्केटिंग में भी आईसीटी का काफ़ी योगदान है। अगला है टूरिज़्म यानी कि पर्यटन। अब टूरिज़्म में क्या है कि जैसे अगर आपको कहीं जाना है और उस जगह की जानकारी नहीं है, तो बड़ी ही आसानी से आप इंटरनेट पे जाकर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, होटल की बुकिंग करा सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं। तो इस तरह से टूरिज़्म के क्षेत्र में भी आईसीटी का काफ़ी महत्व है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे क्लियर होता है कि आईसीटी हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ हम जैसे जैसे जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आईसीटी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व रहा है, कैसे आईसीटी के टूल्स के ज़रिए शिक्षण को बहुत प्रभावी बना दिया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर आईसीटी का क्या प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए दो चित्र हैं। एक में दिख रही है क्लासरूम जहाँ पे कुछ आईसीटी का कोई भी साधन नहीं है, एजुकेशन विदाउट आईसीटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक हैं, बच्चे हैं और बस एक ब्लैक बोर्ड है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं एजुकेशन विद आईसीटी। यहाँ पे क्या है, एक बड़े से मॉनिटर पर कोई सब्जेक्ट मैटर को डिस्प्ले किया गया है और बच्चे उसके द्वारा पढ़ रहे हैं। तो इस चित्र से ही बहुत क्लियर होता है कि आईसीटी के साधन जहाँ पर हैं वहाँ पर जो है लर्निंग एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता था कि पहले के टाइम में, ठीक है, आज से कुछ वर्ष पहले जब तक आईसीटी के टूल्स नहीं थे, यानी शिक्षा जो है केवल टीचर पर निर्भर करती थी। अब टीचर एक क्लासरूम में एंटर करते हैं, उनको पढ़ाना है, तो उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, वो कौन से टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कितना बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उस पर ही बच्चों की लर्निंग निर्भर करती थी, यानी कि उनका अधिगम निर्भर करता था। अब टीचर क्लास में आपको जो भी बता देते थे वही पर्याप्त समझा जाता था और इससे एक तरह से लर्निंग भी सीमित थी। ठीक है ना, लिमिटेड टीचिंग और लिमिटेड लर्निंग। बाकी जो है विद्यार्थियों को अपनी किताबों से पढ़ना पड़ता था। इसको चॉक एंड बोर्ड मेथड भी कहते हैं। अब अगर शिक्षक केवल मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि ज़्यादातर होता है क्लासरूम में, तो क्या होता था कि जाहिर सी बात है कुछ बच्चे बहुत ही बोर हो जाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि अब क्या है ना कि जैसे टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही बच्चों का लर्निंग स्टाइल भी अलग होता है। सब बच्चे एक ही तरीके से सीखना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे रीडिंग करके, किताबें पढ़ के, टेक्स्ट पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स करके समझते हैं, खुद से चीज़ों को करके समझते हैं। तो उस तरह के बच्चे जो मौखिक रूप से दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पसंद नहीं करते, उनका डिस्ट्रैक्ट होना बहुत जाहिर था। ठीक है, तो क्लास में पढ़ाई से जुड़ाव कम होना स्वाभाविक सा हो जाता है। अब देखिए, पहले जब आईसीटी टूल्स नहीं होते थे तब टीचर्स भी स्टूडेंट्स को ये कहते थे कि भाई क्लासरूम को चार्ट से डेकोरेट करो, मॉडल्स बनवाते थे। तो ये सब क्या था, क्योंकि तब और कोई साधन नहीं था, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्या है क्लासरूम में एक एम्बियंस क्रिएट किया जाता था कि कुछ कलरफुल ब्राइट चार्ट्स होंगे तो क्लास में एक इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आईसीटी को स्कूल्स में दिसंबर 2004 से लॉन्च किया गया था। और उधर निर्देश दिया गया है कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आईसीटी स्किल्स सीखें और क्लासरूम में भी कंप्यूटर्स की मदद से लर्निंग कराई जाए। अब क्लासरूम में, स्कूल्स में जब आईसीटी टूल्स के द्वारा पढ़ाई होने लगेगी तो क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, पढ़ाई से जुड़ाव बढ़ेगा,
बच्चों को मुश्किल मुश्किल टॉपिक भी आसानी से समझ में आने लगेंगे, क्योंकि उनको उस टॉपिक से रिलेटेड ऑडियो सुनाए जाएंगे, वीडियोस दिखाए जाएंगे, एनिमेशन दिखाए जाएंगे। तो क्या होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ देखते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कार्टून्स देख के बड़ा मज़ा आता है ना। कार्टून की मदद से जो है वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। आजकल कार्टून्स भी बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाए जाते हैं। वो कार्टून के सभी कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं, उनको पूरी कहानी पता होती है, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो सब कुछ खुद सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस देखकर, वो जो वॉइस सुनकर उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, वो उसमें पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और उनकी जो है लर्निंग बढ़ जाती है। तो एक तरह से जब हम एजुकेशन विद आईसीटी करते हैं तो इसमें भी वही लॉजिक है। आईसीटी की मदद से जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टीचर कंटेंट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है और बच्चे उसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है। अब टीचर्स भी जो है बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से कि किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या ग्रेड है, क्या सब्जेक्ट कंटेंट है, उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए जो है आईसीटी के टूल्स को क्लास में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब आईसीटी के और भी टूल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, तो उससे बच्चों को भी बहुत फ़ायदा है। अब आप लोग जो हैं बच्चे अपने होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सभी कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको हर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ कि आप उसको यूज़ करके अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यही नहीं, अब जो है बच्चे अपनी गति पे पढ़ सकते हैं। अब कोई टीचर्स के लेक्चर्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनको बार बार सुना जा सकता है, जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक सुना जा सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम बात करें तो जो बच्चे रेगुलरली कॉलेज नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन एजुकेशन से लाभ उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस पर आप पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। यानी मतलब वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ ज्ञान है, चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, बस इच्छा होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कनेक्ट होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी की मदद से ये बिल्कुल तय है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों की ही क्वालिटी में, दोनों की ही गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। चलिए अब एक बार इन पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ICTs, especially computers and internet technologies, enable new ways of teaching and learning, enriches learning through a combination of audio, video, images, text, and animation. ICT finds its presence in all functions of school: admission, timetable, admin work, examination, laboratory, certification, etc. ICT supports inclusive education in classroom and school. Enables self-paced learning for students. Lectures and course material can be recorded. Promotes learning by doing approach, that is, project-based learning. Enables learning through handheld devices like mobile and tablets. Enables online learning, distance learning. Students' attendance and concentration improves. Students are able to understand complex subjects with ease. मैं आशा करती हूँ कि आज के इस एपिसोड में हमने आईसीटी के बारे में जो भी पढ़ा है उससे आपको आईसीटी का एक बेसिक आइडिया ज़रूर लगा होगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। तो अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आप हमें बताइए कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आईसीटी के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है
कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।